शेयर जो होता है वो आप सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ही देते हो, सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को ही देते हो। जैसे आप प्रमोटर्स को दे सकते हो, आप डायरेक्टर्स को दे सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर को दे सकते हो, जो बहुत मेहनत करता है। देख नाम बोल रहा है बेटा स्वेट, ठीक है, नाम बोल रहा है स्वेट, मतलब जो स्वेट बहाएगा, जो कंपनी के लिए अच्छा काम करेगा, वैल्यू एडिशन करके देगा कंपनी को, उसको ही स्वेट इक्विटी शेयर मिलेगा। एंड ईसॉप क्या होता है ना, ईसॉप एक स्कीम होता है, एक स्कीम है जो यूनिफॉर्मली सारे एम्प्लॉयज के लिए बना है। सपोज एक्स एक एम्प्लॉय है जो फर्स्ट क्लास है, उसको भी ईसॉप मिलेगा। वाई एम्प्लॉय है वो सेकंड क्लास है, उसको भी ईसॉप मिलेगा। जेड एम्प्लॉय है वो थर्ड क्लास है, उसको भी ईसॉप मिलेगा। सो ईसॉप तो बॉस किसी को भी मिलेगा, बिकॉज इट इज अ स्कीम यूनिफॉर्मली मेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज, ठीक है। But sweat equity share, as the name implies, sweat equity share, as the name implies, sweat equity share is being given only and only to the person जो तुम्हारे कंपनी में वैल्यू एडिशन करता है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल किरण एंड अनुपम, ठीक है, किरण एंड अनुपम दो जन हैं मेरे कंपनी में, जिन लोगों ने रिसर्च करके मेरे यहाँ पे कैंसर का मेडिसिन बनाया। आई एम अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो मेरे कंपनी के लिए कैंसर का मेडिसिन बनाया। अभी तुम सोचो, अगर वो कैंसर का मेडिसिन उन लोगों ने मुझे बना के दिया, रिसर्च करके दिया, और वो रिसर्च पेपर्स मेरी कंपनी को दिया, आई एम सिप्ला सपोज, तो रिसर्च पेपर्स मेरी कंपनी को दिया, तो अभी तुमको क्या लगता है कि ऑब्वियसली मेरी कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा क्या? मैं लेके जाऊंगी वो पेपर्स, मैं पेटेंट कराऊंगी, सिप्ला के नाम पे पेटेंट होगा। सो इन शॉर्ट इन लोगों ने मुझे पेटेंट दिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है पेटेंट, ठीक है। मेरी कंपनी के लिए कुछ प्रॉफिट मेकिंग कुछ किया है, कुछ वैल्यू एडिशन किया, तो सबको तो मैं नहीं दूंगी ना स्वेट इक्विटी शेयर। सुशांत ने कुछ नहीं किया तो उसको नहीं दूंगी, रिया ने कुछ नहीं किया उसको नहीं दूंगी, दीपिका ने कुछ नहीं किया उसको नहीं दूंगी, बट किरण ने किया, यस उसको दूंगी, अनुपम ने किया उसको दूंगी मैं। तो मैं उन लोगों को दूंगी जिन्होंने मेहनत किया मेरे कंपनी के लिए, जिन्होंने स्वेट बहाया और मेहनत किया, उनको ही मैं स्वेट इक्विटी शेयर इशू करूंगी। मतलब इट इज नॉट गिवन टू all the employees, it is given to the selected employees, ठीक है, जो मेरी कंपनी में वैल्यू एडिशन करता है, वैल्यू एडिशन करेगा मेरी कंपनी में, या तो मेरी कंपनी को टेक्नोलॉजिकल नो हाउ देगा। जैसे आईटी इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजिकल नो हाउ होता है, ठीक है, कोई हार्डवेयर बना के देगा या कोई सॉफ्टवेयर बना के देगा। सो टेक्निकल नो हाउ मेरी कंपनी को वो देगा, या तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मुझे देगा। दैट इज देन ओनली आई विल इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर। एवे ही मैं इशू नहीं कर दूंगी स्वेट इक्विटी शेयर सबको, ठीक है। बट ईसॉप जो होता है ना, ईसॉप वो एक स्कीम होता है जो यूनिफॉर्मली सारे एम्प्लॉइज के लिए होता है, ठीक है। वेदर इट बी फर्स्ट क्लास एम्प्लॉय, वेदर इट बी सेकंड क्लास एम्प्लॉय, वेदर इट बी थर्ड क्लास एम्प्लॉय, बॉस यू आर माई एम्प्लॉय, यू आर एलिजिबल फॉर ईसॉप, बात खत्म। But you will not be eligible for sweat equity share unless and until you do some value addition, ठीक है, to my company. So let's start. हाँ, but ऐसे देखा जाए तो ESOP and sweat equity both are a mechanism to retain the employees. So बॉस तूने मेरे कंपनी के लिए अच्छा काम किया, एज एन एप्रिसिएशन में तेरे को स्वेट इक्विटी शेयर दे रहा हूँ, या एज एन एप्रिसिएशन में तेरे को ईसॉप दे रहा हूँ। ईसॉप में एंड स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू करोगे ना, तो कैसा होगा ना, एम्प्लॉय को फीलिंग आएगा दैट दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, बराबर, तो दे विल फील दैट दे आर ओनर ऑफ द कंपनी। सो जब भी वो ओनर होते हैं ना अपनी कंपनी के लिए, खुद की कंपनी के लिए काम करने का मजा ही अलग होता है, दे विल फील लाइक दैट, ठीक है। इसके लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड ईसॉप इशू करते हैं जस्ट टू रिटेन द एम्प्लॉइज। सो अगर तुम मेरा नेक्स्ट स्लाइड देखोगी ना, इट इज जस्ट रिटेंशन ऑफ मैकेनिज्म के लिए दो मेथड यूज करते हैं, वन इज ईसॉप एंड वन इज स्वेट इक्विटी शेयर। Today we are not going to concentrate on ESOP. Today we are going to just learn about sweat equity share, because we are learning about sweat equity share regulations.
आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं विथ नेक्स्ट। ये देखो, अगर तुम लोगों ने ये स्लाइड दिख रहा है, कंग्रेट्स इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ योर गुड वर्क द कंपनी वांट्स टू गिव, सी इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ योर गुड वर्क, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर देना है। तो एम्प्लॉय बोलता है थैंक यू फॉर believing me and giving me an opportunity to work with the company। तो वो यहाँ पे कौन किसको इशू कर रहा है स्वेट इक्विटी शेयर? एम्प्लॉयर इशू कर रहा है। किसको इशू कर रहा है? एम्प्लॉय को इशू कर रहा है फॉर डूइंग द गुड वर्क। गुड वर्क मतलब दैट इज वैल्यू एडिशन। या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी कंपनी को दिया, या तो राइट्स, टेक्निकल नो हाउ मेरी कंपनी को दिया, कुछ भी दिया यार, दिया ना। तो मेहनत किया, स्वेट बहाया, पसीना बहाया, तो ऑब्वियसली बदले में देखो मैंने इक्विटी शेयर इशू किया। ओके, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। आई होप तुमको डिफरेंस समझा है बिटवीन स्वेट इक्विटी शेयर एंड ईसॉप। ठीक है, प्लीज, अभी तक काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि उन लोगों को डिफरेंस ही नहीं समझता है बिटवीन स्वेट इक्विटी एंड ईसॉप। बट ये पॉइंट्स पे आई होप क्लियर हो गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्वेट इक्विटी एंड ईसॉप। आई होप। चलो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट वी विल डू स्वेट इक्विटी शेयर का डेफिनेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर? देखो स्वेट इक्विटी शेयर क्या लिखा है, मीन्स, आई एम सो सॉरी, means equity share, means equity share मतलब ऑब्वियसली ये कौन से शेयर्स है बेटा? इक्विटी शेयर्स। कौन से शेयर्स है बेटा? इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स एज आर इशूड बाय द कंपनी। ऑब्वियसली दिस इक्विटी शेयर आर इशूड बाय कंपनी, वो तो मैंने पहले भी बोला था। टू इट्स, किसको इशू करते हैं? डायरेक्टर्स को इशू करते हैं और एम्प्लॉइज को इशू करते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टर्स को भी इशू कर सकते हो, आप एम्प्लॉयज को भी इशू कर सकते हो। ऑब्वियसली या तो फॉर कंसिडरेशन हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली डिस्काउंट देंगे। मतलब डिस्काउंट देंगे क्या मतलब मैम? 90 रुपीज़ का शेयर होगा, मार्केट वैल्यू अगर 90 रुपीज़ होगा, देखो मैं 80 रुपीज़ में दूंगी या देखो मैं 70 रुपीज़ में दूंगी। बट मैम अभी डिस्काउंट में तो शेयर इशू करना अलाउड नहीं है ना, कंपनी लॉ में सिखा हमने। बट स्वेट इक्विटी शेयर इज एन एक्सेप्शन टू इट। ठीक है, सो अगर आप कंपनी लॉ का सेक्शन देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि स्वेट इक्विटी शेयर यू कैन इशू एट डिस्काउंट, अलाउड है। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन इशू एट डिस्काउंट। सो यहाँ पे देखो एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं, या तो अदर देन कैश, मतलब हम लोग कैश नहीं लेंगे बदले में। बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया किरण एंड अनुपम का। उन लोगों ने मेरी कंपनी को कैश नहीं दिया, उन लोगों ने मेरी कंपनी को रिसर्च पेपर्स दिए। तो जब भी उन लोगों ने मेरी कंपनी को रिसर्च पेपर्स दिए तो ऑब्वियसली वो रिसर्च पेपर के बदले में मैंने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया। समझ रहा है ना? स्वेट इक्विटी शेयर मैंने क्यों इशू किया? रिसर्च पेपर के बदले में। सो इन शॉर्ट उन लोगों ने मुझे कैश नहीं दिया, उन लोगों ने मुझे क्या दिया है? उन लोगों ने मुझे पेटेंट दिया है, दैट इज अदर देन कैश। सो आई कैन इशू द स्वेट इक्विटी शेयर इन कैश ऑल्सो, मतलब 90 रुपीज़ का शेयर मैं 70 रुपीज़ में भी इशू कर सकती हूँ। ठीक है, 20 रुपीज़ में उसको बोलूँगी भाई बॉस तेरा फ़ायदा। क्यों फ़ायदा? क्योंकि तूने मेरी कंपनी में कुछ अच्छा काम किया, इसके लिए मैं तुमको 70 में दिया जा। ठीक है, प्लस या तो मैं तुमको मुफ्त में दे दूंगी, मतलब कैश मत दे, कैश मत दे, बट उसके बदले कुछ और दिया होगा, जैसे रिसर्च पेपर दिया होगा, या टेक्नोलॉजिकल नो हाउ दिया होगा, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज दिया होगा, कुछ तो दिया होगा। इसके लिए हम लिखते हैं इट इज इशूड एट डिस्काउंट और फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग, क्यों दे रहे हैं, व्हाट इज द रीजन क्यों दे रहे हैं? फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, कब से चला रही हूँ, टेक्निकल नो हाउ, और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट वाला एग्जाम्पल दिया।
ठीक है, और द वैल्यू एडिशंस, या तो कुछ भी वैल्यू एडिशन किया मेरी कंपनी में बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड। आई होप ये पॉइंट एकदम क्लियर हुआ, ठीक है। ओके, so done with sweat equity share. This definition of sweat equity share is in section 2, ठीक है, कंपनीज एक्ट का, हाँ कंपनीज एक्ट का सेक्शन एंड क्लॉज 88 ऐसे याद रखो, टू फैट लेडीज 88 और स्वेट इक्विटी शेयर। आई होप एकदम क्लियर हुआ डेफिनेशन, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर का डेफिनेशन डन। अभी ये जो हम लोगों का रेगुलेशन है, स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2002, ये कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा? मैम आप क्या बात कर रहे हो, अगर सेबी के रेगुलेशंस है, अगर ये सेबी के रेगुलेशंस है तो ऑब्वियसली मैम आप बोल ही रहे हो ना, लिस्टेड कंपनी के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर होगा नहीं, करेक्ट। इट विल बी एप्लीकेबल टू द लिस्टेड कंपनी। तो एप्लीकेबिलिटी देखो बेटा, इट इज एप्लीकेबल टू विच कंपनी? लिस्टेड कंपनी। तो मैम नॉन एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? ऑब्वियसली इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड कंपनी। तो मैम अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर कौन से रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे या कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियसली तुम्हारा कंपनीज एक्ट, तुम्हारा कंपनीज एक्ट 2013 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आई होप ये क्लियर हुआ। अच्छा, नाउ अगर तुम्हारी कंपनी प्रपोज टू बी लिस्टेड है, मैम प्रपोज टू बी लिस्टेड का मतलब क्या होता है? प्रपोज टू बी लिस्टेड का मतलब अभी लिस्ट नहीं हुआ है, लिस्ट करने वाले हो, लिस्ट करने वाले हो, मतलब यू आर कमिंग अप विथ IPO, राइट, मतलब यू आर गोइंग टू इश्यू शेयर्स एंड यू आर कमिंग विथ IPO। ऐसी कंपनीज के ऊपर ऑब्वियसली ICDR के रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। सो डोंट वरी, विल डू इन फोर्थ चैप्टर पे ICDR के रेगुलेशंस हो जाएंगे, ठीक है। बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि हावेवर अगर कोई भी कंपनी अनलिस्टेड है बट वो IPO लेके आ रहे हैं, कमिंग आउट फॉर IPO, मतलब दे आर गोइंग टू लिस्ट द सिक्योरिटीज, दे हैव टू फॉलो सेबी का ICDR के रेगुलेशंस। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। सो अभी तक मेरा क्या हुआ? अभी तक मेरा डेफिनेशन हो गया और स्वेट इक्विटी शेयर मेरा एप्लीकेबिलिटी हो गया। मतलब क्वेश्चन आएगा कि स्वेट इक्विटी शेयर के रेगुलेशंस कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो तुमको ये 2 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, एप्लीकेबिलिटी एज वेल एज नॉन एप्लीकेबिलिटी। 2 पैराग्राफ बना के पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ मैम आप किसको स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो? ऑब्वियसली आगे देखा ना इधर, डायरेक्टर्स को एंड एम्प्लॉइज को। अच्छा मैम प्रमोटर्स को कर सकते हो? हाँ, यू कैन इश्यू द शेयर्स टू प्रमोटर्स ऑल्सो। नाउ ये पॉइंट एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं स्वेट इक्विटी शेयर किसको इश्यू कर सकती हूँ? मैं प्रमोटर्स को इश्यू कर सकती हूँ एंड इवन में डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज को इश्यू कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं प्रमोटर्स को इश्यू कर रही हूँ तो मुझे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, मुझे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% से ज़्यादा भी लोगों ने हाँ बोल दिया तो आप इश्यू कर सकते हो टू द प्रमोटर। बट अगर मैं डायरेक्टर एंड एम्प्लॉई को इश्यू करना चाहती हूँ तो मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपके पास स्पेशल रेजोल्यूशन। सो प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। प्रमोटर को करना है तो आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट लिखना इधर। फर्स्ट पॉइंट याद रखो, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए एंड ईच इश्यू के लिए ईच रेजोल्यूशन चाहिए, each issue separate resolution,
ईच इश्यू मतलब एक इश्यू में सेपरेट रेजोल्यूशन। अगर दूसरी बार इश्यू करना है तो वापस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अगर तीसरी बार इश्यू करना है वापस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, चौथी बार इश्यू करना है वापस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब जितनी भी बार आप इश्यू करोगे उतनी बार आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, सो पहले सिंपल मेजोरिटी प्लस ईच इश्यू मतलब एवरी इश्यू के टाइम पे आपको एक सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आपने बच्चा रेजोल्यूशन पास कर दिया, यू हैव टू कंप्लीट द होल प्रोसेस विद इन 12 months फ्रॉम पासिंग द रेजोल्यूशन। मतलब जिस दिन रेजोल्यूशन पास किया उस दिन से विद इन 12 months में आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर खत्म करना पड़ेगा। सो अगर तुम लोग को आया कि बॉस प्रमोटर्स के लिए, एक मिनट, हाँ मैं वापस एकदम क्लीन करके वापस एक बार लिखती हूँ सब चीज। अगर आया प्रमोटर्स के लिए अगर आपको इशू करना है तो कौन से 3 पॉइंट्स आप याद रखोगे? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मेरे को सिंपल मेजोरिटी याद चाहिए तुम्हारा, मतलब ये लाइन चाहिए मुझे, सिंपल मेजोरिटी आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड मुझे चाहिए कि बॉस आपको ईच इश्यू सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब हर एक इश्यू के लिए अलग अलग रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। एंड थर्ड, जैसे आपने रेजोल्यूशन पास किया बेटा विद इन 12 months आपको सारा प्रोसीजर काम खत्म करना चाहिए। डन? ओके, नाउ मैम अगर सपोज आपको डायरेक्टर्स या तो आपको एम्प्लॉइज को इश्यू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको है ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो फ्रॉम द मेंबर्स। ऑब्वियसली तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तो नोटिस तो देना पड़ेगा। एंड नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। मैम क्यों एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अगर सपोज मान लो कंपनी लॉ में 2 बिजनेसेस होते हैं। एक बार देख लो क्या होता है, एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है एंड एक स्पेशल बिजनेस होता है। कंपनी लॉ में है ये ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस कौन सा होगा? अड्डा, ऐसे याद रखो, अड्डा का मतलब होता है अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स फर्स्ट, सेकंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, सो ये जो 4 है, ठीक है, अड्डा के अलावा कुछ भी होगा, वो स्पेशल बिजनेस। अड्डा के अलावा कुछ भी वो स्पेशल बिजनेस। आई होप ये समझा। ठीक है, जब भी आप नोटिस भेजते हो टू डिस्कस ऑर्डिनरी बिजनेस तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको सिर्फ नोटिस भेज देना है कि बॉस हम लोग को ये डिस्कस करना है, बात खत्म हो गई, एक लाइन का नोटिस हो जाएगा, बात खत्म हो गई। नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। बट जब भी मैं स्पेशल बिजनेस कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ मीटिंग में और उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना चाहती हूँ तो ऑब्वियसली आपको मेंबर्स को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ता है साथ में। क्यों अटैच करना पड़ता है? क्योंकि लॉ बोलता है कि स्पेशल बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। एंड उसके पीछे भी लॉजिक है बेटा। देखो, अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, अरे भाई तुम्हारे अकाउंट है, तुम आके अप्रूव नहीं करोगे तो पड़ोसी आके अप्रूव करेंगे, उसमें क्या एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड? डिविडेंड तुमको मिलने वाला है, हमको तो नहीं मिलने वाला है। तुम डिविडेंड अप्रूव नहीं करोगे तो फिर कहाँ से मिलेगा तुमको? डायरेक्टर्स
ऑब्वियसली तुम आके काम नहीं करने वाले हो, डायरेक्टर्स आके काम करने वाले तुम्हारे बिहाफ पे। तो तुम डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं करोगे तो कौन करेगा? एंड तुम आगे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक नहीं करने वाले, ऑडिटर्स चेक करने वाले। तो ऑडिटर्स को तुम अपॉइंट नहीं करोगे तो क्या होगा? तो इन शॉर्ट ये सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है। बट इसके अलावा जो भी बिजनेस होता है ना, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा मेंबर्स को, बस ये करना क्यों है। जैसे चेंज ऑफ नेम, स्पेशल बिजनेस हुआ, देखो क्यों स्पेशल बिजनेस बेटा अड्डा में नहीं आता है, इसके लिए वो स्पेशल बिजनेस हुआ, ठीक है। अगर अड्डा में नहीं आएगा तो वो स्पेशल बिजनेस होगा, इतना याद रखो। तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, बॉस अभी आपका कंपनी का नाम प्रकाश लिमिटेड है, अभी आपको सनलाइट लिमिटेड क्यों करना है? तो दो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बॉस हम इंटरनेशनल जाएंगे, अगर इंटरनेशनल में प्रकाश वर्ड अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए हम लोगों ने सनलाइट लिमिटेड कर दिया, वॉट एवर मे बी द रीजन। ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना है, क्यों ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना है? क्योंकि मेरे को फैक्ट्री स्टार्ट करना है सिलवास में, तो मुझे और फंड्स की ज़रूरत है, इसके लिए मैं ऑथराइज कैपिटल रेज करूँ। तो इसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना कंपलसरी है इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस सम स्पेशल बिजनेस इन द मीटिंग। ओके, सो अभी चलो कम टू द स्वेट इक्विटी शेयर का बात। स्वेट इक्विटी शेयर में आप डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज को देते हो। तो पहले तो सोचो, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी बिजनेस है या स्पेशल बिजनेस? ऑब्वियसली मैम अड्डा में नहीं आता ना, तो स्पेशल बिजनेस है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होना चाहिए, करेक्ट। अभी ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा होना चाहिए वो मैं आऊँगी, वो टाइम आएगा तभी मैं आऊँगी, बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए नोटिस देना पड़ता है, और नोटिस के साथ साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करना पड़ता है। आई होप क्लियर हुआ, डन, ओके। सो वापस बोल रही हूँ, प्रमोटर्स को अगर इश्यू करना है तो आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, और डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज को इश्यू करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस के साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। ओके, समझा ना? चलो अभी आगे बढ़ते हैं विथ वन मोर पॉइंट। सपोज तुमको अगर अनुपम एंड किरण वाला एग्जाम्पल याद है, ठीक है, एक ही लिखती हूँ, अनुपम एंड किरण। उन लोगों ने मुझे, पता है तुम लोग को याद है, उन लोगों ने मुझे रिसर्च पेपर दिया था, ठीक है, मेडिसिन को, उन लोगों ने कैंसर का मेडिसिन बनाया, तो कैंसर के मेडिसिन के रिसर्च पेपर्स उन लोगों ने मुझे दिए थे। मतलब इन शॉर्ट इन लोगों ने मुझे बोला था बस आप पेटेंट करा लो। आई होप पता है तुम लोग को व्हाट इज पेटेंट है, आप पेटेंट करा लो। ओके, तो मैं पेटेंट करके ऑब्वियसली मुझे बैलेंस शीट में एंट्री तो पास करना पड़ेगा ना, तो मुझे वैल्यूएशन ऑफ पेटेंट तो कराना पड़ेगा। तो जब भी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो कोई एम्प्लॉय देता है तो आपको उसका वैल्यूएशन कराना पड़ता है। तो वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। सो वैल्यूएशन करोगे तो ही पता चलेगा ना पेटेंट का वैल्यू कितना है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो मुझे तभी पता चलेगा कि बॉस मुझे अनुपम और किरण को कितने अमाउंट ऑफ शेयर इशू करने। तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन ऑफ आईपीआर का भी एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। इसमें ना बहुत इजी है, कैसे याद रखोगे, हार्डली 3 पॉइंट याद रखना, ठीक है, 3 पॉइंट्स, हार्डली 3 पॉइंट्स याद रखना। पहले तो वैल्यूएशन कौन करता है, हु डज द वैल्यूएशन? ऑब्वियसली मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा, मतलब ऐसे लिखने का, द कंपनी हैज टू अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ आईपीआर, ठीक है। अभी व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मर्चेंट बैंकर को क्या सब आता होगा, डॉक्टर है क्या वो कि उसको
मेडिसिन कैसे कैलकुलेट करने का, उसका पेटेंट कितना है, उसका वैल्यू कितना है, मार्केट में जाएगा तो कितना पैसा कमा के लेके आएगा, ऑब्वियसली इतना सब तो नहीं पता चलेगा उसको। तो मर्चेंट बैंकर चाहे तो इफ ही विश टू डू सो they can appoint experts, they can also appoint experts or they can take the help of the expert. अगर सपोज मान लो अपॉइंट नहीं लिखना है, you can write they can take the help of the expert. ठीक है, सो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, किसी का हेल्प ले सकते हैं। किसका हेल्प ले सकते हैं? ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स का हेल्प ले सकते हैं, एक्सपर्ट्स का हेल्प ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, who does valuation of IPR, that is merchant banker. Second point, and merchant banker चाहे तो they can take the help of experts, experts का help ले सकते हैं। and third, obviously merchant banker एक valuation report बनाता है, वो valuation report should be certified। ठीक है, certify करेगा, कौन certify करेगा? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। कंपनी सेक्रेटरी नहीं आएगा इधर, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। सो अकाउंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट इम्पोर्टेंट होता है, और लॉ देखा जाए तो ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके लिए इट इज बीन सर्टिफाइड बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, सो 3 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट, हु डज? मर्चेंट बैंकर। सेकेंड, दे कैन टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड थर्ड, द वैल्यूएशन रिपोर्ट शैल बी सर्टिफाइड बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सेइंग दैट दिस valuation is done as per the relevant accounting standard. I hope these points are very clear to you. ठीक है, सो नाउ once again का जो पार्ट था बेटा, एक मिनट, मेरा डेफिनेशन का पार्ट था वो हो गया। सेक्शन 288 मैंने सिखा दिया तुम लोग को। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है इट इज नथिंग बट, ये डेफिनेशन को मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में किया है। सिंपल लैंग्वेज में वही चीज लिखा हुआ है बट घुमा फिरा के वेरी सिंपल लैंग्वेज में नीचे ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद कंपनीज एक्ट करेंगे बाद में, रुक जाओ लास्ट में करेंगे। कहा दिया इट इज एप्लीकेबल टू द लिस्टेड कंपनी, नॉन एप्लीकेबिलिटी में आप अनलिस्टेड कंपनी लिखोगे, एंड अगर प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी है तो सेबी ICBR के रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। ओके, फिर मैंने ये बोला स्वेट इक्विटी शेयर्स मे बी इश्यू टू द एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स। ठीक है, ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट के रेगुलेशंस तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, दैट इज सेक्शन 54 वाला ऑफ कंपनीज एक्ट, प्लस अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर? अच्छा, अभी मैंने ये भी बोला कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, and this points 1 से लेके 9 तक के जो भी points है, these are content of the notice. So this is nothing but content of notice. ठीक है, तो यहाँ पे चाहिए तो बाजू में इधर लिख दो ताकि तुमको याद रहे, इट इज नथिंग बट कंटेंट ऑफ द नोटिस।